शांत और विशाल समुद्र के किनारे कितने आकर्षक और मन को मोहने वाले लगते हैं। इसकी शांत जलराशि लोगों की छुट्टियों के आनंद को दो गुना कर देती है, तो वहीं ये तटीय इलाकों को पर्यटकों से भरा भी रखती है। कहते हैं कि समुद्र कभी भी अपनी सीमा नहीं लांघता है, लेकिन क्या हो जब समुद्र अपनी सीमा लांघ जाए? क्या हो जब समुद्र में उठने वाली छोटी छोटी मनमोहक लहरें बड़ी और विकराल रूप धारण कर ले? जब हम बात करते हैं कि समुद्र में उठने वाली लहरें बड़ी और विकराल हो जाती है, तब ऐसी स्थिति को हम सुनामी कहते हैं। जी हाँ, सुनामी, जिसका नाम सुनते ही चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही नजर आती है। पानी की ऊंची उठती लहरें अपनी सीमा छोड़कर बाहर आ जाती है और जमीन की तरफ बढ़ने लगती है। ये लहरें रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है और इसके गुजरने के बाद रहता है तो सिर्फ तबाही का मंजर। समुद्र के किनारे के इलाके हमेशा सुनामी की आहट और खतरे के साथ जीते हैं। सुनामी तबाही का दूसरा नाम है। सुनामी भूकंप के बाद दूसरी ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो सबसे ज्यादा जान और माल का नुकसान करती है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में उठी बड़ी बड़ी समुद्री लहरों ने सुनामी का रूप ले लिया और देखते ही देखते भारत समेत दुनिया के अनेक देशों को इससे काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इस सुनामी की भीषणता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी इस दिन को याद करके दुनिया दहल जाती है। दिसंबर 2004 में दक्षिणी भारत के समुद्र में एक तेज भूकंप आया, जिसके कारण समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों ने सुनामी का रूप ले लिया और भारत के तटीय इलाकों की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही पलों में समुद्र की इन लहरों ने दक्षिणी भारत के तटीय इलाकों को तबाह कर दिया और देखते ही देखते हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए। सुनामी समुद्र में स्थित द्वीपों और समुद्र के किनारे स्थित देशों के लिए खतरा है। ये लहरें इन इलाकों को खत्म कर देती है और इसी कारण दुनिया के अनेक देशों में तबाही का कारण बनती है। समुद्र में उठने वाली लहरें समुद्र में हुई किसी भी बड़ी हलचल का परिणाम होती है, जिसके कारण समुद्री तट पर लहरें उठने लगती है। ये लहरें समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप के कारण भी बन सकती है। सुनामी समुद्र में तेज बहाव के साथ बहती लहरों को कहते हैं। जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तब पानी में हलचल होने लगती है और ये हलचल बड़ी बड़ी लहरों को जन्म देती है। ये बड़ी बड़ी लहरें ही सुनामी कहलाती है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी भाषा के दो शब्द सू और नामी से मिलकर हुई है। जापानी भाषा में सू का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है बड़ी बड़ी लहरें। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब बड़ी बड़ी लहरें उठते हुए बंदरगाह तक पहुंच जाती है तो उसे सुनामी कहते हैं। समुद्र में उठने वाली सुनामी की लहरों को समझना काफी आसान है। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। पानी से भरा एक कटोरा लीजिए। पानी का ये कटोरा समुद्र है और कटोरे के किनारे समुद्री इलाके हैं। जब हम इस कटोरे को हिलाते हैं तब इसमें स्थित पानी इधर उधर उठते हुए बहने लगता है। तो कटोरे को हिलाना यानी भूकंप को पैदा करना। जब समुद्र में आने वाले भूकंप की हलचल बहुत ज्यादा होती है तब ये पानी बड़ी लहरों का रूप लेते हुए किनारों से बाहर आ जाता है। ठीक ऐसा ही समुद्र की लहरों के साथ होता है। हम समुद्र को एक विशाल काय कटोरा मान सकते हैं जो कि पानी से भरा हुआ है। इस कटोरे के तल में भूकंप के कारण जब हलचल होती है तब पानी में लहरें उठने लगती है। जब समुद्र में और ज्यादा हलचल होती है तब ये लहरें काफी बड़ा रूप ले लेती हैं और देखते ही देखते ये लहरें तटीय इलाकों में पहुंचकर तबाही का मंजर पैदा कर देती हैं। इसके अलावा समुद्र में तबाही भूस्खलन के कारण भी हो सकती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की रचना अनेक प्लेटों से मिलकर हुई है। ये प्लेटें किसी फुटबॉल पर लगी परतों के जैसे आपस में जुड़ी होती हैं। इन परतों के बीच में काफी जगह खाली होती है और लगातार घर्षण के कारण ये जगह और भी बड़ी बनती रहती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर बनी प्लेट काफी बड़ी होती है और बहुत धीरे धीरे खिसकती रहती है, लेकिन जमीन के अंदर बनी प्लेटें छोटी होती है। ये प्लेटें हमेशा चलती रहती हैं और इन प्लेटों के चलने के कारण घर्षण पैदा होता है और इनके बीच की जगह खाली हो जाती है। इस खाली हुई जगह को फिर से भरने के लिए ये प्लेट तेजी के साथ एक दूसरे के पास आती है और टकरा जाती है।
इस टक्कर के कारण यानी भूस्खलन के कारण धरती कांप जाती है और समुद्री लहरें बड़ा रूप लेकर आगे बढ़ने लगती हैं। इसे समझने के लिए आप एक पानी से भरी बाल्टी को लीजिए और इसमें अपने दोनों हाथों को डालिए। आपके हाथ धरती की प्लेट है और पानी से भरी बाल्टी समुद्र है। अब अपने हाथों को धीरे धीरे एक दूसरे के पास लाइए और हाथों को एक दूसरे से आपस में रगड़िए। बिल्कुल इसी तरह से धरती की प्लेट आपस में टकराती रहती है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि पानी में हलचल होने लगती है, लेकिन ये हलचल काफी धीमी होती है और पानी बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाता है। तो ठीक इसी तरह से जब धरती की प्लेटें आपस में एक ही रूटीन में घर्षित होती रहती है, तब सामान्य भूकंप उठते हैं और इसके कारण कभी भी सुनामी पैदा नहीं होती। अब अपने हाथों को तेजी से दूर ले जाइए और तेजी से एक दूसरे के पास लाइए। अब क्या होता है, जब हम तेजी से अपने हाथों को दूर ले जाकर तेजी के साथ एक दूसरे के पास लाते हैं, तब पानी में बहुत ज्यादा हलचल पैदा होती है और ये हलचल इतनी ज्यादा होती है कि पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। ये पानी की लहर अब बाल्टी से बाहर निकल आती है। ठीक इसी तरह से समुद्र में तेज भूकंप आता है और बहुत तेज हलचल पैदा होती है। इसी हलचल के कारण पानी में बड़ी बड़ी लहरें ऊपर उठते हुए तटीय इलाकों की ओर बढ़ने लगती है और सुनामी का रूप ले लेती हैं। अगर हम विज्ञान की भाषा में सुनामी की परिभाषा देखें तो विज्ञान कहता है कि सुनामी समुद्र में उठने वाली बड़ी बड़ी तरंगों की ऐसी श्रृंखला होती है जिनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है। ये वेवलेंथ 500 किलोमीटर तक हो सकती है और इसकी तीव्रता का समय 10 मिनट से लेकर के कई घंटों तक हो सकता है। काफी बार सुनामी समुद्र के अंदर जमीन के धंसने से भी पैदा हो जाती है। समुद्र की लहरें हमेशा बहती रहती हैं। जब समुद्र के अंदर की जमीन धंस जाती है तब बहती लहरों के लिए रास्ता सीधा नहीं रह पाता है और लहरों की दिशा आपस में बदल जाती है, जिससे लहरें आपस में टकराने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब समुद्र की जमीन धंसती है तब एक तरफ की जमीन ऊपर की ओर उठ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ की जमीन नीचे की ओर चली जाती है, जिससे ऊपर की ओर उठी जमीन से लहरें पीछे की तरफ जाने लगती है। तो वहीं जमीन में हुई खाली जगह को भरने के लिए आगे बढ़ता पानी तेजी से पीछे की तरफ आता है, जबकि बाकी समुद्र में लहरें आगे की तरफ ही बढ़ रही होती है और इस वजह से लहरें एक ही समय में तेजी से आगे बढ़ती और उसी समय पीछे भी हटती है, जिससे ये लहरें आपस में टकरा जाती है और देखते ही देखते इन टकराती लहरों के कारण पूरे समुद्र में बड़ी हलचल पैदा हो जाती है और समुद्र की लहर सुनामी का रूप ले लेती है। सामान्य दिनों में समुद्र में उठने वाली लहरों की तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ सिर्फ 30 से 40 मीटर के आसपास होती है, इसलिए हमें समुद्र शांत दिखाई देता है। लेकिन समुद्र में होने वाली किसी भी हलचल के बाद समुद्री लहरों की वेवलेंथ सामान्य से ज्यादा हो जाती है और ये ज्वार पैदा करती हैं, जिससे समुद्र की लहर तटीय इलाकों से तेजी से टकराने लगती है। अधिकांश समय सुनामी का कारण समुद्र में आने वाले भूकंपों को ही माना जाता है, क्योंकि आज तक के आंकड़े भूकंप से ही सुनामी की ओर इशारा करते हैं। 1 अप्रैल 1946 में एल्यूशन आइलैंड्स में 8.6 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके कारण हवाई द्वीप पर सुनामी को जन्म दिया। इस दौरान आई सुनामी से उठी समुद्री लहरों की ऊंचाई 14 मीटर यानी कि लगभग 46 फीट तक थी, जिसने एक साथ कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। इस दौरान 165 से 173 के बीच लोग मारे गए और काफी जान माल का नुकसान भी हुआ। बाद में जब इसके पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई तो वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसा प्रशांत महासागर के पैंदे में जमीन के धंसने के कारण हुआ था। ये जमीन प्रशांत महासागर में अलास्का के पास धंसी थी। कन्वर्जन सीमाओं से दूसरे सुनामी के उदाहरण हमें लगभग 8000 साल पहले भी मिलते हैं। 8000 साल पहले स्टार्गो में इस तरह की सुनामी का पहला प्रमाण मिला था। इसके बाद 1929 में ग्रैंड बैंक, 1998 में पापुआ न्यू गिनी में इस तरह की सुनामी से तबाही मचाई थी। 1950 के दशक में वैज्ञानिकों को पता चला कि भूस्खलन के कारण बहुत ज्यादा तबाही वाली और ऊंची ऊंची सुनामी लहरें पैदा हो सकती है। बात 1958 की है। अलास्का के लिटुआ खाड़ी में मछुआरों की 3 नाव अपने रोज के रूटीन से मछली पकड़ने के लिए समुद्र में तैर रही थी। इनमें हर एक नाव में 2-2 व्यक्ति सवार थे। ये शांत समुद्र में आराम से मछलियां पकड़ रहे थे।
आज पहले के मुकाबले समुद्र काफी शांत था, लेकिन ये खतरे से पहले की शांति थी। तभी अलास्का में एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ और उसका पूरा मलबा सीधे समुद्र में समा गया, जिससे शांत समुद्र में हलचल पैदा हो गई। ये हलचल इतनी ज्यादा थी कि खाड़ी में तैर रही नावों को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला। इस भूस्खलन के कारण आज तक की सबसे ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। ये लहरें 524 मीटर यानी कि लगभग 1719 फीट जितनी ऊंची थी। इन लहरों ने एक नाव को बहाकर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया, तो वहीं 2 नावों को इसमें डुबो दिया और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। ऐसा ही एक और वाकया सन 1963 में देखने को मिला, जब इटली के मोंटे टोप में हुए भूस्खलन का मलबा वांजोंट बांध के क्षेत्र में समा गया और इसकी वजह से बांध के पानी में बड़ी हलचल हुई और लगभग 262 मीटर की लहरों ने जन्म लिया। 860 फीट ऊंची इन लहरों ने कई इलाकों को पानी से डुबो दिया, तो वहीं लगभग 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इन विशाल काय लहरों को वैज्ञानिकों ने मोगत सुनामी नाम दिया। भूस्खलन के कारण सुनामी का पैदा होना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि शांत पानी में किसी पत्थर को फेंकने से पैदा हुई तरंग। जब हम किसी टब में भरे पानी में एक बड़ा सा पत्थर थोड़ी ऊंचाई से डालते हैं तो उसका पानी इस हलचल के कारण तेजी से बाहर निकलने लगता है, और ठीक ऐसा ही भूस्खलन के कारण आने वाली सुनामी में होता है। सुनामी के दूसरे कारणों में ज्वालामुखी का फटना भी एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जब किसी समुद्री तट के पास कोई ज्वालामुखी फटता है तो इससे उस जगह पर तेज भूकंप आता है और समुद्र की तलहटी में हलचल पैदा कर देता है, जिससे सुनामी आ सकती है। इसके अलावा जब भूकंप के बाद ज्वालामुखी से निकला लावा भी समुद्र में गिरता है और अचानक गिरे इस लावा से समुद्र के तापमान में बदलाव से समुद्र के पानी में तरंगे पैदा हो जाती हैं और ये तरंगे विशाल लहरों का आकार पा जाती है। तब आती है सुनामी। साल 1883 तारीख 27 अगस्त, इंडोनेशिया का क्रकटाउ ज्वालामुखी, जिसमें अभी अभी विस्फोट हुआ है, इससे समुद्र की सतह पर उच्च तीव्रता का भूकंप आ गया है। साथ ही साथ ज्वालामुखी के विस्फोट से निकाला अधिकतर मलबा सीधे समुद्र में समा गया है। समुद्र के पानी में बहुत तेज हलचल पैदा हो गई है। अब इसने सुनामी का रूप ले लिया है। समुद्र में आए इस मौत के तूफान के कारण 30 मीटर ऊंची लहरें उठने लगी थी। लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिला और 36,000 से ज्यादा लोग काल के मुंह में समा गए। ये अब तक की सबसे खतरनाक सुनामी थी। इस सुनामी के कारण पर्यावरण पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था और दक्षिण जॉर्जिया, पनामा, फ्रांस, इंग्लैंड, अलास्का, हवाई और सैन फ्रांसिस्को तक खतरनाक पर्यावरणीय दबाव का क्षेत्र बन गया। इस सुनामी के 73,000 साल पहले भी पश्चिमी अफ्रीका के केप वर्दे द्वीप में स्थित फिगो ज्वालामुखी अचानक से फट पड़ा। इसकी क्रेटर से निकला गर्म लावा समुद्र में समा गया और सुनामी का जन्म हो गया। इसके कारण यहाँ पर 800 फीट ऊंची समुद्री लहरें उठने लगी थी। ये सुनामी इतनी ताकतवर थी कि शोधकर्ता बताते हैं कि इससे इस विस्फोट के 30 मील दूरी पर स्थित एक द्वीप को निगल लिया और हमेशा हमेशा के लिए उस द्वीप का नामो निशान ही मिट गया। शोधकर्ता इस बात पर लगातार रिसर्च करते रहते हैं कि समुद्र में आने वाली सुनामी के बनने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, किस कारण से सबसे ज्यादा खतरनाक सुनामी पैदा हो सकती है। इसी कड़ी में 2012 में शोधकर्ताओं ने घोषणा की कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आने वाली सुनामी समुद्री तटों पर 1 मिनट में ही 50 से 100 फीट ऊंची लहरें पैदा कर सकती हैं। इन सभी कारणों के अलावा मनुष्य अपनी बेकार मानसिकता का नमूना पेश करते हुए कृत्रिम रूप से सुनामी लाने का प्रयास कर चुका है। मनुष्य ने अपनी उन्नति और दूसरों को खत्म करने की इच्छा के कारण सुनामी जैसी भयंकर प्राकृतिक आपदा को हथियार के रूप में तैयार करने का काफी प्रयास किया है और आज भी कर रहा है। ऐसा पहला प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिला था, जब न्यूजीलैंड की सेना ने समुद्र में शेक्सपियर क्षेत्र में विस्फोटक हथियारों की सहायता से समुद्र में सुनामी लहरों को पैदा करने का प्रयास किया था, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। इसके बाद परमाणु जैसे खतरनाक हथियारों से भी सुनामी बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ भी मनुष्य को नाकामयाबी ही हाथ लगी।
द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने पैसिफिक प्रोविंग ग्राउंड में परमाणु परीक्षण सिर्फ और सिर्फ सुनामी जैसी लहरों को पैदा करके युद्ध में विजयी होने के लिए किया। अमेरिका इस तरह से सुनामी बनाकर देश के देश खत्म करना चाहता था। इसके लिए अमेरिका ने 20 किलोटन टीएनटी के 2 बम दागे, एक बम समुद्र में अंदर तो दूसरा उसके ऊपर हवा में। लेकिन दोनों विस्फोटों के बावजूद भी समुद्र के किनारे तक पहुंचते पहुंचते लहरें सिर्फ 3 से 4 मीटर की ही रह गई थी और फिर एक बार मनुष्य सुनामी जैसी भयानक आपदा को बनाने में फेल हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के आपदा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि विश्व में सुनामी की घटनाएं काफी कम होती हैं, लेकिन इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के आपदा विभाग का कहना है कि ये सबसे ज्यादा जानलेवा होती है। ये बात सही भी है क्योंकि अगर बीते 100 के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस दौरान विश्व ने लगभग 58 सुनामियों का सामना किया है, लेकिन इन 58 सुनामियों में 2,60,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका मतलब है कि हर एक सुनामी में 4,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 26 दिसंबर 2004 की ये तारीख दुनिया कभी नहीं भूलने वाली है, क्योंकि इस दिन दुनिया ने प्रकृति का सुनामी के रूप में सबसे भयानक रूप देखा था। ये प्रकृति का ऐसा तांडव था जिसे सुनकर आज भी विश्व के अनेक देशों के लोगों की रूह कांप जाती है। 2004 में प्रशांत महासागर के सुमात्रा द्वीप के पास समुद्र में आए 9.15 की तीव्रता के भूकंप से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और कुछ ही पलों में इन्होंने सुनामी का रूप ले लिया। इस दिन आई सुनामी ने सुमात्रा को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि इसकी वजह से दुनिया के दूसरे देश जैसे भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, मेडागास्कर, मालदीव, मलेशिया, सेशेल्स, सोमालिया, तंजानिया और केनिया में भी भारी तबाही हुई थी। ये सुनामी का अब तक का सबसे भयानक रूप था, क्योंकि पिछले 100 सालों में आई सुनामियों में इतने लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई जितनी इस सुनामी में गंवाई थी। आंकड़े बताते हैं कि इस सुनामी के कारण 2,30,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि पिछले 100 सालों में आई 58 सुनामियों में से इस सुनामी को बाहर कर दिया जाए और इससे होने वाले नुकसान को निकाल दिया जाए तो ये संख्या सिर्फ 30,000 की होती है। लेकिन इस सुनामी ने तो लाशों को लाखों में बदल दिया। दुनिया दहल उठी, सुमात्रा पूरी तरह से बर्बाद हो गया, दुनिया असहाय नजर आने लगी, विज्ञान की उन्नति धरी रह गई और एक बार फिर से प्रकृति ने अपनी ताकत का एहसास करवाते हुए मानव की वैज्ञानिकों की प्रगति को बौना साबित कर दिया। सुमात्रा में आई इस सुनामी के कारण इंडोनेशिया के समुद्री तट पर 100 फीट ऊंची लहरें उठी। इन लहरों ने समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को भागने का मौका भी नहीं दिया। इस सुनामी ने सबसे ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया के वादा अंक में पहुंचाया था। यहाँ पर 1,50,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यह आंकड़ा किसी को भी विचलित करने के लिए काफी है, क्योंकि इससे पहले दुनिया ने कभी भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण इतना बड़ा नुकसान नहीं देखा था। इसके अलावा श्रीलंका में भी काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है और यहाँ इस सुनामी के कारण 35,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। थाईलैंड में 5,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हर तरफ तबाही ही तबाही और लाशों के ढेर नजर आते थे। इस सुनामी के कारण जहां लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं इससे कई गुना ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। आंकड़े कहते हैं कि सुनामी के कारण 4,80,000 घर तबाह हो गए थे, जिसके कारण 18 लाख से भी ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। ऐसा नहीं है कि सुनामी में भारत के तटीय इलाके सुरक्षित रहे, बल्कि इस सुनामी ने दक्षिणी भारत के तटीय इलाकों को पानी के थपेड़ों से बर्बाद कर दिया। इस सुनामी ने भारत में 11,000 लोगों की जान ली, तो वहीं 6,000 से ज्यादा लोगों को लापता कर दिया। इस सुनामी के कारण भारत के द्वीप और तटीय इलाकों में भारी तबाही का आलम देखने को मिला। भारत के तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी तबाही हुई। ये सुनामी इतनी भयंकर और ताकतवर थी कि इसके कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई द्वीप पूरी तरह से पानी में डूब गए, तो दूसरे द्वीपों में 1 मीटर से भी ज्यादा पानी भर गया। वहीं कई द्वीप पानी के बहाव के साथ बहते हुए समुद्री तटों के काफी करीब पहुंच गए।
इस सुनामी के काफी बड़े दुष्प्रभाव देखने को मिले। इसके कारण जलमग्न हुए इलाकों में हर तरीके की जैव और प्राकृतिक संपदा पूरी तरह से खत्म हो गई, तो लाखों जलीय जीवों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं समुद्र के साथ काफी अवसाद समुद्री खाड़ियों में जमा हो गया और इसके नीचे दबने से जलीय जीवों की कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई। साल 2004 में सुमात्रा में आई सुनामी के कारण पृथ्वी की भू संरचना में काफी बदलाव देखने को मिला है। इस समय आई सुनामी दुनिया की अब तक की सबसे शक्तिशाली सुनामी मानी जाती है। सुनामी के बाद जब इसके प्रभावों का विश्लेषण किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इससे बहुत सारे द्वीप पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और कुछ द्वीपों की आकृति में काफी परिवर्तन आ गया है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट तो लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इसके अलावा इससे भारत और म्यांमार की प्लेटों के आपस में टकराने से समुद्र के अंदर 1200 किलोमीटर लंबी और 150 से 200 किलोमीटर चौड़ी एक खाई का निर्माण हो गया था। इस सुनामी से पहले आए तेज भूकंप ने पृथ्वी की घूर्णन क्षमता और उसके झुके होने के अंश को भी बदलकर रख दिया। इसके कारण पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति 3 माइक्रोसेकंड तक बढ़ गई थी और घूर्णन अक्ष से पृथ्वी 2.5 सेंटीमीटर दूर चली गई थी। इस सुनामी ने समुद्र के अंदर की प्रजातियों को काफी नुकसान पहुंचाया था। इसके कारण समुद्र के अंदर की 45% प्रवाल प्रजातियां खत्म हो गईं। वैज्ञानिकों की माने तो इस नुकसान को पूरा होने में लगभग 700 से 800 सालों का लंबा समय लगेगा। दुनिया के सभी महासागरों में से एक प्रशांत महासागर में सुनामी के आने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, तो वहीं हिंद महासागर और अरब सागर में ऐसा खतरा सबसे कम होता है। यही कारण है कि दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले जापान को सबसे ज्यादा सुनामी का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 2004 से पहले कभी सुनामी नहीं आई या फिर इसने कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया, बल्कि 2004 से पहले और बाद में भी सुनामी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। जून 1986 में जापान के सान रिको तट पर सुनामी के कारण काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और इस सुनामी में करीब 22,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 17 अगस्त 1976 को फिलीपींस में लगभग 7.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी वजह से समुद्र में सुनामी आ गई और इस कारण लगभग 8,000 लोग मौत की नींद सो गए। जुलाई 1998 में न्यू पापुआ गिनी में समुद्र के अंदर आए भूकंप से बनी सुनामी ने लगभग 2200 लोगों की जान ले ली थी और इससे न्यू पापुआ गिनी में भयंकर तबाही हुई थी। अमेरिकी देश चिली में फरवरी 2010 में आई सुनामी के कारण करीब 500 लोगों की मौत हो गई थी। 11 मार्च 2011 में जापान के तुहुक तट पर आए 9 की तीव्रता के भूकंप ने समुद्र में भयंकर हलचल पैदा कर दी और देखते ही देखते इस हलचल ने सुनामी का भयंकर रूप ले लिया। इस सुनामी के कारण यहाँ पर करीब 15,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इंडोनेशिया में दिसंबर 2018 में एक बार फिर से सुनामी आई और इस कारण यहाँ पर लगभग 400 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सोना पड़ा था। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है और ये भूकंप के कारण सबसे ज्यादा आती है। यही कारण है कि जिस तरह से भूकंप के बारे में पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ठीक उसी तरह से सुनामी के बारे में भी कुछ भी कह पाना काफी मुश्किल होता है। वैज्ञानिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि जो क्षेत्र भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, वहां पर सुनामी का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन सुनामी के आने से पहले प्रकृति अपना संकेत देती है। हम इन संकेतों को समझकर सुनामी के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। सुनामी के पहले आपको भूकंप के तेज झटके महसूस हो सकते हैं। अगर आपको समुद्र के तटीय इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं, तो आपको तुरंत ही उस इलाके को छोड़कर ऊंची जगहों पर चले जाना चाहिए। सुनामी आती है तो उस समय ट्रेन या विमान जैसी तेज आवाज सुनाई देती है। अगर आपको भी कभी तटीय इलाकों में इस तरह की आवाज सुनाई दे, तो तुरंत ही सुनामी से बचने के उपाय शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि तटीय इलाकों में पाए जाने वाले जानवरों को सुनामी के बारे में पहले से ही पता चल जाता है और जानवर सुनामी के आने से पहले ही उस जगह को छोड़कर ऊंची जगहों पर पहुंच जाते हैं। हालांकि अभी भी शोध का विषय है, लेकिन ये देखा गया है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले
जानवरों का व्यवहार थोड़ा अनअपेक्षित हो जाता है और वे उस जगह को छोड़कर भागने लगते हैं। वैज्ञानिक इस बारे में शोध कर रहे हैं ताकि प्राकृतिक आपदा के समय जानवरों के विचित्र व्यवहार को नोट करके इसका फायदा उठाया जा सके और होने वाले जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। जानवरों के इस व्यवहार को पहली बार वैज्ञानिक रूप से यूरोप में आए लिस्बन भूकंप के कारण आई सुनामी के समय रिकॉर्ड किया गया था। और अब आगे 5 नवंबर साल 1854 जापान में उच्च तीव्रता का एक भूकंप आया। भूकंप के बाद चारों तरफ शांति थी और कोई भी नहीं सोच सकता था कि सुनामी आ सकती है। लेकिन तभी जापान के तटीय इलाकों में रहने वाले एक किसान ने भविष्यवाणी की कि कुछ समय के बाद सुनामी आने वाली है। उसकी बातों पर किसी ने विश्वास किया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। जिन्होंने इसकी बातों पर विश्वास किया उन लोगों ने समुद्र के तटीय इलाकों को खाली कर दिया और बाद में जब सुनामी आई तो इससे काफी कम नुकसान हुआ। ये सुनामी के आने से पहले की गई भविष्यवाणी का पहला दस्तावेज है जिसे प्रामाणिक माना गया है। 2004 में आई सुनामी से पहले कोई भी इसकी ताकत के बारे में नहीं जानता था, लेकिन 2004 की सुनामी के कारण हुए नुकसान को देखते हुए भारत ने दुनिया में सबसे पहले हिंद महासागर में उठने वाली सुनामी की सूचना देने का काम शुरू कर दिया था और ये काम आज तक लगातार चल रहा है। भारत की हैदराबाद स्थित सुनामी की इस चेतावनी प्रणाली को विकसित करने के लिए भारत को $2 करोड़ खर्च करने पड़े थे और ये संस्थान 2007 से लगातार तटीय क्षेत्रों में सुनामी की भविष्यवाणी करता रहता है। भारत की इस प्रणाली की सबसे खास बात यह है कि आज तक इसके द्वारा की गई भविष्यवाणी कभी भी गलत साबित नहीं हुई है। इस प्रणाली की सबसे खास बात यह है कि ये हिंद महासागर में कहीं भी सुनामी के कारण का पता सिर्फ 10 मिनट में लगा लेता है और इसकी सूचना केंद्र तक 20 मिनट में पहुंचा देता है। इसके बाद यहाँ बैठे वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और समुद्र की गहराई में लगे सेंसर से वास्तविक दबाव के सही आंकड़ों के प्राप्त होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही इस सेंसर से मिले आंकड़े सुनामी की घोषणा करते हैं, वैज्ञानिक सुनामी के आने की घोषणा कर देते हैं और लोगों को तटीय इलाकों से दूर और समुद्र से बाहर जाने की चेतावनी जारी कर दी जाती है। भारत की ये प्रणाली सुनामी आने के 1 घंटे पहले ही सुनामी की चेतावनी जारी कर देती है और इसके बाद भारत का आपदा प्रबंध विभाग लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाने का काम बखूबी निभाता है। यही कारण है कि समुद्र में आने वाले भूकंप और उठने वाले शक्तिशाली चक्रवात तूफानों के कारण 2004 के बाद भारत को बहुत ही कम नुकसान उठाना पड़ा है। प्रकृति पर किसी का वश नहीं चलता है और ये हमारे अधिकार में भी नहीं आ सकती है, लेकिन 2004 में आई सुनामी ने विज्ञान को एक बार फिर से सोचने को मजबूर कर दिया, क्योंकि हमें अभी इतना विकास और करना है कि आने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा से पहले ही हमें सूचना मिल जाए और लोगों को बचा सके। इसके अलावा हमें ऐसी आपदाओं से बचने के लिए प्रकृति का संरक्षण करना काफी ज्यादा जरूरी है। हमें अपनी उन्नति में ऐसा मील का पत्थर बनाना होगा कि हमारी उन्नति से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारा जीवन प्रकृति के हाथ में है और प्रकृति को बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए।